अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान नूरिश खान। नया दिन है, नई सुबह है और वही पुरानी मगर दिल से निकली हुई मुस्कुराहट है। 2025 का साल सो फार पाकिस्तान के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है और अभी अगर मैं मौसम की टर्म्स में बात करूं तो जून का महीना सो फार कराची की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी गर्मी रही है इस मंथ में और हमें देखने को मिला है कि बारिश का इंतज़ार करते रहे कराची वाले। लेकिन अच्छी खबर ये है कि महकमा मौसमियात ने 25 जून से लेकर 30 जून तक बारिश की पेशगोई कर दी है और हमें नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो मतला अबर आलूद हमें नज़र आ रहा है, ओवरकास्ट कंडीशंस नज़र आ रही हैं और बारिश का एक पूरा माहौल बना हुआ है। और उम्मीद यही कर रहे हैं कराची वाले के कराची में फाइनली जो है वो बारिश हो जाए ताकि गर्मी का जोर टूट जाए, क्योंकि गर्मी से फिर हम देख रहे हैं कि काफ़ी हीट स्ट्रोक जैसे केसेस हमें सामने आ रहे हैं, काफ़ी मेडिकल कंडीशंस से भी वो लिंक्ड हैं और गर्मी की ज़ाहिरी बात है शिद्दत में इजाफे से और भी मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। और टू मेक मैटर्स वर्स लाइट की भी जो है वो सूरत हाल, बिजली की भी फराहमी इतनी प्रॉपरली नहीं हो पा रही कराची में स्पेशली, और बिजली की अदम फराहमी की वजह से काफ़ी मुश्किलात का शिकार भी हो रहे हैं कराची वाले। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मौसम जो है वो थोड़ा सा रिवर्स गियर लेगा और बारिश जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जहां हम कल भी बात कर रहे थे कि इतनी चीज़ों में पाकिस्तान ने 2025 के साल में डेवलपमेंट की है, कल का हमारा पूरा शो बिज़नेस सेक्टर के हवाले से था और कल जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे कि बिज़नेस में कितनी जो है वो पाकिस्तान ने इम्प्रूवमेंट की है। और पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के हमारे पास ऑफिस बेयरर्स कल के शो में यहाँ पे हमारे पास मौजूद थे और काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी। इसके साथ साथ हम जैसे कल बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की हॉकी टीम अभी कुछ ही दिन पहले नेशंस कप के फाइनल में पहुंची है, तो इसी तरह से अभी पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम ने भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है और काफ़ी अरसे बाद एवीसी नेशंस कप के फाइनल में पाकिस्तान की टीम बहरीन से मद्दे मुकाबिल कल के मैच में हुई। और कल के होने वाले इस फाइनल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान फाइनल तो नहीं जीत पाई बहरीन से, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रिकेट के अलावा हमें और स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र आ रही है और एक अच्छा बैलेंस जो हम काफ़ी अरसे से हम ये देखने को मिलता है कि बैलेंस नहीं नज़र आता स्पोर्ट्स में, क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। बट अब हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हॉकी, जेवलिन थ्रो में तो अरशद नदीम ने काफ़ी अरसे से पाकिस्तान का सब ज़िलाली परचम पूरी दुनिया में बड़े मकामात में बुलंद किया, ओलंपिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे बुलंद किया। इसके बाद हमने हॉकी का देखा कि कम से कम 11+ ईयर्स बाद पाकिस्तान की टीम हॉकी के फाइनल में पहुंची, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी ना जीत पाए। लेकिन फाइनल तक पहुंचना ही इटसेल्फ एक विन थी। और फिर कल हमने वॉलीबॉल के टूर्नामेंट में देखा कि किस तरीके से फाइनल तक पाकिस्तान की टीम जो है वो पहुंची है और बहरीन से मद्दे मुकाबिल होकर ये फाइनल का मुकाबला जो है वो हार गए। सो इट वॉज अ विन इन इटसेल्फ। जहां हम इतनी डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे हम थोड़ी सी बात करेंगे कि आज के शो में हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड बात होगी। पाकिस्तान में रियल स्टेट के हवाले से जो एक एवोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक रियल स्टेट का वो सेक्टर है जो पाकिस्तान का वन ऑफ दोज फ्यूएस्ट सेक्टर्स हैं कि जिसमें काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट भी आ रही है और एक हमें इनकंसिस्टेंट सा पैच नज़र आता है रियल स्टेट इंडस्ट्री में। कभी बिल्कुल टॉप पे जा रही होती हैं, कभी हमें जो है वो सेल्स थोड़ी डाउन नज़र आती हैं। तो इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर आपने उनको हमारे शो में देखा है, रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। महारवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी है और मुहाफिज पाकिस्तान के ये ओनर है। तो इनसे आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इनकी माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छा काम जो है कम्युनिटी सर्विस के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से पेट्रियाटिज्म का एक स्पिरिट है उसके हवाले से काफ़ी अच्छा काम रेहानुद्दीन सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे हम मजीद जो है इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। फिर हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नदीम साहब जो जुनैद क्लिनिक के ओनर हैं एंड ही इज़ अ जनरल फिजिशियन बाय प्रोफेशन एंड ही हैज़ बीन वर्किंग एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर सिंस 1990 और माशाल्लाह इन्होंने भी कम्युनिटी के लिए काफ़ी इनकी खिदमात हैं हेल्थ केयर सेक्टर में
और काफ़ी इनकी जो है वो कम्युनिटी के लिए काफ़ी इन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। तो इनकी हेल्थ सर्विसेज के हवाले से और पाकिस्तान में मौजूद करंट हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से इनसे डिस्कशन होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं जी? आप कैसी ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। बहुत अच्छा शो होता है आपका। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें अर्ज दिया। यूजुअली वी नो कि यू आर अ वेरी बिजी पर्सन, बट या सो थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सो रेहान सर, मैं जो है आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहले आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे, और जैसे अभी मैंने जिक्र किया रियल स्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, तो हम देख रहे हैं थोड़ी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो इस हवाले से रियल स्टेट इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान में स्पेशली? देखिए, कंस्ट्रक्शन एक अलग चीज़ है और रियल स्टेट वो एक अलग चीज़। जी, कंस्ट्रक्शन जो होती है वो तामीराती काम होते हैं, जो मेरा अपना बेसिक काम है। और रियल जो है इस टाइम पे हमारे जो रियल इस्टेट के जो नुमाइंदे हैं वही मतलब इस काम को थोड़ा सा ख़राब कर रहे हैं, अपने तौर पे भी और दूसरों के लिए भी, कि ज़्यादा पैसे बता देना, फिर उन्हें उसे कम करना। इससे कस्टमर जो होता है ना वो डिग्रेड हो जाता है। कोई भी परचेज़र है लेने वाला, वो जब उसको आवाज़ आएगी ना कि ये 10 लाख की चीज़ नहीं थी, ये 5 लाख की थी और आवाज़ 10 की है, तो वो यकीनन वो सौदा करेगा ही नहीं। वो अच्छा भी होगा तब भी मना कर देगा। तो हमें ये चाहिए, हमारे जितने भी रेल वाले स्टेट के लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो मार्जिन रखें जो जायज़ बनते हैं। आप मतलब तकरीबन हाफ ऑफ रखने के मूड में होते हैं, तो हाफ ऑफ रखने से आपका काम होगा नहीं बल्कि काम ख़राब होगा। इसलिए कि सामने वाला भी काम करने वाला आदमी है ना। आप अगर किसी को कोई चीज़ बेचते तो उसको भी इस काम की नो हाव है। जब ज़ाहिर सी बात है उसको पता है, तो ज़ाहिर सी बात है वो कैसे आपसे वो परचेज़ कर लेगा चीज़। हमेशा से ही मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, तकरीबन कोई मुझे ये काम करते हुए बनाते हुए 25-26 साल हो गए हैं, ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए। कोई भी चीज़ लेकर आता है, कोई बेंगलोर हो या कोई प्लाट हो, तो उसके अंदर वो प्लाट आगे से मालिक ने बोला हो कि 10 लाख में बेच देना, मगर ब्रोकर जब भी आएगा वो 15 लाख 20 लाख रुपए की आवाज़ देगा। मतलब इतना कमाने के मूड में हो तो ऐसा कभी भी नहीं कमा सकते आप। लाख सवा लाख रुपए आप कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए उस पर कमा सकते हैं। आप सोचें कि 10 लाख रुपए की चीज़ पे मैं 10 लाख रुपए कमा लूँ, तो आप कमा नहीं सकते। आप अपने भी काम को ख़राब करते हैं और दूसरे के काम को भी ख़राब करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोज़ी रोटी चलती रहे, तो आप ईमानदारी के साथ जो है जो जायज़ बनता है उस तरीके से चलें, तो आपका भी काम चलता रहेगा और सामने वाले का भी काम। मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। जब ये मुझे पता चला कि यार ये चीज़ तो 8 लाख रही, मैंने बोला लेना ही नहीं है मुझे, जाओ यार, बात ख़त्म हो गई। आपकी भी रोज़ी ख़राब हुई, आपने मेरा भी काम ख़राब किया। तो कहने का मतलब ये है कि अब अपनी भी रोज़ी को बरकरार रखें और मेरी रोज़ी को भी बरकरार रखें, और उस लीगल वे में चलें जो जायज़ बनता है। 1% बड़े सौदे पर 1% होता है, ठीक है ना। छोटा सौदा होता है उस पर 2% भी। अच्छा, कोई डील ऐसी होती है जो मेरी, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं, मेरी इनसे डील हो गई कि भाई मैं जो है ना 10 लाख रुपए लूँगा, ये सौदा करा देता हूँ। ये एक हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपस में, ठीक है ना, वो हमने कर ली, वो एक अलग मैटर है। मगर यहाँ पर पता क्या, ज़्यादातर जो एजेंट है ना वो यही कर रहे होते हैं। अगर कोई एजेंट सुन रहा हो, उसे बुरा लग रहा हो मेरी बात का, तो वो भले बुरा लगाए, मगर हकीकतन तौर पर मैंने जो देखा वो यही देखा कि 10 लाख की चीज़ आती है वो 15 लाख रुपए बता रहे होते हैं, बस। गलत तो नहीं कहा मैंने? ये तो आपका ओपिनियन नहीं, हकीकतन तौर पे आप मार्केट देखें ना, आप मार्केट में देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा, उन्होंने यही कब करना है। इसलिए कि वैसे भी आप देखें ना, अभी बजट आ गया, ठीक है जी, अभी सीमेंट बजरी, अभी जो मैंने ठेके लिए हुए हैं, जो मैंने काम लिए हुए लोगों से, वो तो मैंने 4,000 रुपये लिए हुए थे, 4,500 रुपये लिए हुए थे। मगर सीमेंट तो महंगी होगी, मुझे तो वो काम करके देना है ना, इसलिए देना है कि मेरा उनसे कमिटमेंट है। अब वो महंगी हो या सस्ती हो, वो मेरा मसला, वो मेरा नसीब था, वो तो मुझे करना है। और फिर पीछे से ये ब्रोकर जिन्होंने काम दिया होता है उनको भी देना है। तो खुदारा ब्रोकर साहबों को मेरी गुजारिश है कि वो जायज़ पैसे रखें और जायज़ पैसों पे सौदा करें, तो इंशाल्लाह आपका सौदा ज़रूर होगा। जब आपकी नीयतों में खोट रहेगा तो कभी भी आप सौदा नहीं कर सकते। नीयतें आपकी सही रहेंगी, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया रिज़्क़ देने का, वो आपको देगा। आप सोचें कि नहीं यार मैं इधर से ही सारा कमा लूँ सारी ज़िंदगी का, तो ये सवाल नहीं। सारी ज़िंदगी का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने किया, वो आपको देगा। सही, तो बिल्कुल आपका पॉइंट जो है वैलिड है और आ गया। तो डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप इसके हवाले से थोड़ा हमारे नाज़रीन को जो है वो देखें। अब तो माशाल्लाह कराची का वेदर
बहुत अच्छा हो गया, लेकिन 4-5 रोज़ पहले या 1 वीक बैक बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी। 41-42 टेम्परेचर, फील लाइक 44-45 चल रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इससे कुछ प्रिकॉशंस किए, तो इस दफ़ा इतना ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस हमारे पास नहीं आए और रिपोर्ट भी बहुत कम हुए। क्योंकि लोगों को मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू और दूसरी चीज़ों से या नेट के थ्रू काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी कि हम अपने आप को गर्मी से बचाएँ, धूप से बचें, फुल स्लीव कपड़े पहन लें, अपने आप को शेल्टर्स में रखें और पानी ज़्यादा पिएँ। सिंपल सी चीज़ है, जितना पानी पिएंगे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। जैसी डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है वो फिट्स और बेहोशी के वाक़यात ज़्यादा आ जाते हैं। तो कोशिश यही होती है कि इस मौसम में पानी की हाइड्रेशन आदमी अपने जिस्म की पूरी रखे। बच्चों को खासतौर पर देखें, वो खेलने चले जाते हैं, धूप में खेलते रहते हैं, फिर क्रिकेट खेली, फुटबॉल खेली, जो भी कुछ XYZ गेम्स में, उसके बाद वो पानी नहीं पिएंगे तो फिर वो अमूमन गशी के दौरे पड़ते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हीट स्ट्रोक हो गया। हीट स्ट्रोक वाइड स्प्रेड तो हम इसको सिंपली जनरली ऐसे ही लेते हैं, अदरवाइज हीट स्ट्रोक इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा फीवर के भी कंप्लेंट्स में आ सकती हैं, लेकिन उमूमन इस सीज़न में अभी तक हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा शेयर है। बिल्कुल, हीट स्ट्रोक से तो हम देखते हैं कि जगह जगह हीट स्ट्रोक रिलीफ कैंप्स जी कैंप वगैरह लगाते हैं, सभी लिए लोग लगा लेते हैं, पानी की बोतल शरबत वगैरह दे रहे होते हैं। दिस इज़ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल। अच्छा, यहीं से मैं जो है अपना आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगी। हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक की अभी आपने बात की, इंडियन आपने कहा कि बच्चे अक्सर आके जो है वो खेल के बाद पानी वगैरह नहीं पीते। यहाँ पे काफ़ी हमें देखने को मिलता है कि हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस और मिथ्स काफ़ी होती हैं, स्पेशली मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड। तो आप उनको एड्रेस करना चाहेंगे थोड़ा? देखिए, मिथ्स तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ास तौर पे मेडिकल के हवाले से। ये नहीं खाना, ये नहीं पीना। ख़ास तौर पे जब पेशेंट आप चले जाएँ कहीं पे, वो एक बात पूछता है डॉक्टर साहब रख क्या है। अब आम आदमी तो इसकी तरफ जाएगा ही नहीं, यार ये पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। वो रख उनका मतलब परहेज़। आप पेशेंट के साथ 3 अटेंडेंट आपके पास आएंगे, तीनों में से तीनों बार बार पूछेंगे डॉक्टर साहब परहेज़ क्या। ना उन्हें बीमारी का पता, ना उन्हें किसी चीज़ का पता, लोगों को लगा दिया गया परहेज़ पे। हालांकि नो डाउट हम अपने तौर पे भी कहते हैं कि प्रिकॉशंस बेहतर होते हैं इलाज से, आप एहतियात कर लें, इलाज से बेहतर है। लेकिन उसमें हमारे यहाँ मिथ्स ये फैल गई, आपने चावल नहीं खाने, आपने आलू नहीं खाना, आपको चोट लगी, ज़ख्म में पीप पड़ जाएगी, दूध नहीं पीना। ऐसी ऐसी चीज़ें उड़ी हुई हैं कि आप उस पर हंसना पड़ता है बाद में। हम लोग बाद में हंसते हैं कि भाई हम लोग तो इसको इनकरेज करते हैं कि डाइट अच्छी लें, गोश्त खाएं, आपका ज़ख्म की इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगा, आपके ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं नहीं भाई आपने परहेज़ करना है, कुछ नहीं खाना, दूध तो बिल्कुल नहीं पीना है। अब एक दूध पीता बच्चा फ़र्ज़ करे 1.5 साल का है, उसके कोई ज़ख्म लग गया, वो तो बेचारा रहता ही दूध पे है। तो वहाँ लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं जाता कि यार हम दूध क्यों छोड़ देते हैं। उमूमन आपने भी सुना होगा कभी कभी वो ज़ख्म लग गया, सर में चोट लग गई, टाँके लगे, भाई आपने दूध नहीं पीना है। सबसे पहली मिथ तो ये खड़ी हो जाती है। फिर और सारी चीज़ें कि चावल नहीं खाएं, देखें मेडिकली भी कई चीज़ें तो प्रूव हो चुकी हैं, ये मिथ्स में नहीं आती, कुछ मतलब डाइट में आ जाती हैं कि चावल में 1 प्लेट चावल आप खाएंगे तो 4 रोटी के बराबर कैलोरीज होती हैं उसके अंदर। तो हम लोग इसलिए इसको थोड़ा डिस्करेज करते हैं कि यार चावल नहीं खाएं। मेडिकली भी हम लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं दूसरे पे, तो उनसे ये कहा जाता है कि चावल थोड़ा अवॉइड करें। बंद नहीं करते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चावल कम करेंगे तो उनकी डाइट के अंदर कैलोरीज कम हो जाएंगी। अब वो लोगों ने मिथ बना दी, डॉक्टर के पास जाओगे यार चावल बंद हो जाएंगे, सबसे पहले बात ये होती है। फिर और सारी मिथ लोगों में फैली हुई है कि आपने खाने में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हम अवॉइड कर सकते हैं कि भाई चिकनाई कम लेनी है आपने। अब लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे तो आपने देखा होगा सालन के ऊपर वैसी जब तक तरी ना खड़ी हो तो उनको सालन पसंद नहीं आता, तो सारी चीज़ें वहाँ चली जाती हैं। सही, तो इसके मिथ्स से काफ़ी फिर इलाज पे भी बहुत सारी हैं। देखिए मैंने दूध वाली तो खास तौर पे बताई, इस तरह बेशुमार होती हैं। पूरा एक आपका प्रोग्राम चाहिए पूरे दिन का, जब जाके मिस खत्म होंगे। बहुत मुश्किल मिसकॉन्सेप्शंस है, ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है इनको। सही, बिल्कुल बिल्कुल। रेहान साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आप अभी थोड़ा बता रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, जो पाकिस्तान में इस वक्त कंडीशन है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। तो मैं थोड़ा सा यूथ के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी कि यूथ जो है इस वक्त चाह रहे हैं कि हम मुल्क से बाहर इन्वेस्ट करें, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से भी वो चाह रहे हैं कि बाहर प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है ना ख़रीदें। तो हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन या एज अ गवर्नमेंट के साथ लेवल पर मैं बात करूँ कि क्या इंसेंटिव्स अपने यूथ को दे सकते हैं कि वो बाहर जाने के बजाय अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें? देखिए, बात तो हकीकत यही है कि हमें अपने मुल्क के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन की फील्ड ही पकड़े, किसी भी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, वो चाहे खाने पीने की हो या कोई मेडिसिन हो। बाहर बहुत सी चीज़ें जो हमारे मुल्क से जाती हैं वो आप एक्सपोर्ट करें, बाहर अगर भेजना चाहते हैं बाहर भेजें, काम करें। काम का तरीका ये, मगर हमारे लोग कुछ ऐसे हैं
कि वो कुछ बस चाहते हैं कि वो नौकरी करेंगे, वहाँ जाएंगे, नौकरी करेंगे, कमाएंगे, मगर बेहतर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तिजारत तो सबसे पहले ना, तो आप अपना मुल्क में कारोबार करेंगे, जाहिर सी बात है आपका मुल्क ही फलेगा और तो कुछ भी नहीं। आप किसी और मुल्क में जाके कारोबार करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि आपके मुल्क को फ़ायदा होगा? नहीं, उस मुल्क को होगा जिस मुल्क में आप जाके कारोबार करेंगे। तो आपको पहले सबसे पहले देखना चाहिए अपने मुल्क को। अगर आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क से वफ़ादार हैं, तो अपना कारोबार जितना भी आप कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या कोई भी छोटा बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, अपने मुल्क में करें, अपने मुल्क से बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि आपके मुल्क में काम नहीं है, आपके मुल्क में और जिस शहर में हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 5 कौमें आके कारोबार कर रही हैं और अपने घर चला रही हैं। तो क्या मतलब हम इस शहर में रहने वाले नहीं कर सकते? कर सकते हैं। वो हमारी हद धर्मी होगी कि हम ना करें, कि हम कहेंगे नहीं यार बाहर जाके करेंगे काम, अब तो बस बाहर जाना है, बस बाहर का बंदोबस्त, वीज़ा आने वाला है, मैंने वीज़े की अप्लाई किया हुआ है और मैं बाहर जाऊँगा, बस बाहर जाके काम करूँगा। तो ये हमारी हद धर्मी है। हमें चाहिए कि इसी मुल्क में रहते हुए, जिस मुल्क में हम पैदा हुए, जिस मुल्क ने हमें अपना नाम दिया, हम उसी मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क को तरक्की के लिए ले जाना चाहते हैं तो यहीं पे कारोबार करें। बेइंतहा कारोबार हैं, आप गिलास का कारोबार कर लें, कप का कर लें, कपड़े का कर लें, 1000 काम है जो आप कर सकते हैं और 1000 काम ऐसे हैं जो आप बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, पैसे वहाँ से यहाँ आ रहे हैं हमारे पास, तो हमारा मुल्क जनरेट हो रहा है ना। अब आप उनके मुल्क को जनरेट करने के चक्कर में तो ये तो आप गलत फहमी में और खुद गलत कर रहे हैं। अच्छा, आपकी कंपनी जो है महारवी कंस्ट्रक्शन, थोड़ा मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या खिदमात अभी तक आपने मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपकी कंपनी के हिसाब से के एतबार से जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। महारवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में मैंने वैसे तो दादू अस्पताल बनाया है, मेहरान यूनिवर्सिटी में क्वार्टर्स बनाए हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं। वो तो 25 साल गुजर गए उनके। तो अकील गिलग्रामी होते हैं हमारे डिफेंस के अंदर, एक आर्किटेक्ट हैं, उनके बहुत सारे बेंगलोर बनाए। उसके बाद फिर अपने प्रोजेक्ट की तरफ आ गया हूँ तो कोशिश करता हूँ अभी भी कि अपनी ही जगह लेकर परचेज़ करूँ और उसके बाद उसको बनाऊँ और बेचूँ, इसलिए कि किसी और के काम में बड़ी मसले मसाइल हैं कि अगर आधे पैसे इनके और आधे मेरे हैं। तो हमारे मुल्क में जो है ना शक व शुबात जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, भले से वो सगा भाई भी होगा ना तो शक व शुबात ज़्यादा है कि यार पता नहीं पैसे कहाँ गए। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि अकेले ही काम करना। तो मैं जब से काम कर रहा हूँ तकरीबन 25-26 साल हो गए, तो उस अरसे में मैंने कोशिश यही की है कि अकेले ही काम करूँ। 2-4 काम ऐसे हैं जो मैंने मिल के किसी के साथ प्रोजेक्ट किए हैं, 2 तारीख रोड पे करे हैं, 2 एक गुलशन इकबाल में, जमशेद रोड पर है, तो वो मैंने दोस्तों के साथ मिल के किए हैं। वो भी अच्छे रहे, ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में नुकसान नहीं है। हमारे लोग अगर इस काम में भी आना चाहते हैं तो इसमें नुकसान कोई नहीं, ना सीमेंट ने सड़ना है, ना बजरी ने ख़राब होना है, ना सरिये ने ख़राब होना है। बेनिफिट तो है, मगर असल में हमारे लोग जो है ना, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो ये है कि हम समेत हम ईमानदार नहीं हैं। सही है, हम ईमानदार नहीं हैं, हम दयानतदार नहीं हैं, हम अपने काम से भी वफादार नहीं हैं, हम उसमें भी डंडी लगा देते हैं। जहाँ हमें मौका लगता है ना हम वहाँ पे भी डंडी लगा देते हैं। अगर हम बिल्कुल सही नियति के साथ काम कर लेना तो हम कामयाब हैं। अच्छा, उसका पता नहीं चलता, इसलिए पता नहीं चलता, उसका पता कुछ अरसे बाद चलता है। इसलिए कि मैंने जो पिछली ज़िंदगी थी उसमें ऐसा किया, मैंने खुद भी किया कि चलो यार ये 4000 का काम है, इसमें कम काम कर लेता हूँ तो पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। आ तो गए मगर वो चले भी ऐसे गए। ये कब पता चला? जब ये 10 साल 20 साल गुजर गए ना, तो फिर एहसास हुआ इस बात का कि नहीं, काम वही है जो ईमानदारी और हक इलाही से किया, वही काम है, बाकी बेकार है। काम किया जाता है वही ये बाकी कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर सोचे ना कि मतलब आप कुछ ज़्यादा कमा लेंगे, कुछ हाथ पैर आगे पीछे से मार के, तो शायद आप जल्दी ऊपर आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो पैसे कहीं और निकल जाएंगे। वो इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल रेहान साहब का यही पॉइंट ऑफ व्यू और उनका ये कहना है कि ईमानदारी से जो है वो काम प्रोग्रेस करता है। डिस्कशन का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूँ आपकी मेज़बान नूरिश खान। हमारे साथ जो है 2 बड़े इन्फ्लुएंशियल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ रेहानुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर तारिक नदीम साहब जो हैं मौजूद हैं। तो डॉक्टर तारिक साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन कंटिन्यू करना चाहूँगी।
हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले हमने मिथ्स के बारे में बात की और हमने इससे पहले हीट स्ट्रोक के हवाले से आप थोड़े अपने इनसाइट्स बताए। तो यहाँ पे एक जो मुझे फ़ील होता है पर्सनल एज क्योंकि मैं खुद भी डेंटल हाइजीन स्टडी कर रही हूँ, तो यहाँ पे मुझे जो फ़ील होता है वो ये कि डेंटल हेल्थ के हवाले से हमारी आवाम को काफ़ी कम अवेयरनेस है और उसकी वजह से आई मीन यू डेफिनेटली नो बेटर कि डेंटल हेल्थ की को कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट आता है। तो मैं चाहूँगी थोड़ा आप इसके हवाले से जी हाँ, देखिए डेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत बात होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने इसको बहुत अरसे तक इग्नोर किया। ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर बात ही नहीं हुई। हम पेट के दर्द, पथरियाँ, ये वो, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चक्करों में पड़े हुए। लेकिन हम ये बीमारियाँ ओरिजिन जहाँ से होती हैं, जो हमारी लापरवाहियाँ हैं, उनमें सबसे पहला जो नंबर 1 आता है वो ओरल हाइजीन आता है। अगर हम ओरल हाइजीन को प्रमोट करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे तो ये बात इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी बीमारियाँ हमारे मुंह से शुरू होती हैं। अब ओरल में हम सिर्फ दांतों को ले लेते हैं, लेकिन हमारा पूरा गले से लेकर ज़ुबान तक और टीथ, गम्स, पूरी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। अब कई बीमारियाँ ऐसी गम्स से शुरू होती हैं, हार्ट अटैक में जाके कन्वर्ट हो जाती हैं। सिर्फ गम्स में इन्फेक्शन होता है और वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है, पेशेंट को नहीं पता होता है, वो उसके हार्ट के मसल में जाके हार्ट के मसल को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ अपनी ज़रा सी केयर करके उससे बच सकते हैं। ख़ासतौर पर हम अगर ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे सेहतमंद रहेंगे। अगर एक बच्चे के दांत में शुरू में ही कीड़ा लग जाता है और वो मीठा खाता है बेताशा, दांतों का केयर नहीं करता, ओरल हाइजीन की केयर नहीं करता है, तो सबसे पहले उसके गम्स इन्फेक्टेड होंगे और गम्स इन्फेक्टेड होंगे, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। अब वो बेचारा अपनी इन्हीं 2-3 तकलीफ़ों की वजह से खा नहीं पाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब टोटल इम्पैक्ट उस बच्चे की पूरी लाइफ पे हो जाता है कि अगर हम उसको शुरू से ही एक बच्चे को बताएंगे आपने ओरल हाइजीन का ख्याल करना है, पेस्ट करना है सुबह शाम, अगर उसके मसूड़े ठीक है, दांत ठीक है, तो नॉर्मल डाइट वो लेगा, दूसरे बच्चों की तरह सेहतमंद होगा और बड़ा जल्दी होगा, जैसे नॉर्मली माएँ चाहती हैं। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, बच्चे माएँ उसको इग्नोर कर देती हैं, भाई दांत साफ नहीं किया, कीड़ा लग गया, रो रहा है बच्चा, 5-6 बच्चे उसको मैनेज नहीं हो पाते, तो उसमें सारी फ्री खराबियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को प्रॉपर बताते हैं कि आपने दांतों का ख्याल करना है, तो समझ लें उसकी पूरी लाइफ पर असर होता है। आप उसको अगर शुरू में गम्स की बीमारियां लग गई और फिर बच्चे ऐसे कोई मेडिसिन से भी दूर रहते हैं, नहीं खाते टाइम पे, तो गम्स की बीमारी तो महीनों चलती रहती, सालों चलती रहती है और इवन बच्चा 10-12 साल का हो जाता है जब तक उसके दांतों में मसले मसाइल शुरू होते रहते हैं। तो अगर वो गम्स को पकड़ लेते हैं, दांतों की सफाई का ख्याल करते हैं, तो उनकी लाइफ पे बच्चों की बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। इसी तरह से बड़ों को आप ले लें, बड़ों में भी हमें ये देखना है कि अगर उनको बार बार गम्स की तकलीफ हो रही है, दांतों की तकलीफ हो रही है, कीड़ा लग गया है, उन कीड़े की शुरुआत आपको पता है बैड ओरल हाइजीन से शुरू होते हैं। कीड़ा लगना ही वहीं से शुरू होता है कि जब उनकी बैड हैबिट्स होती हैं। अब अगर दांत साफ करते हैं, माउथ वाश इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर डाइट लेके मीठा खाते हैं, तो उसके बाद कुल्ली कर लेते हैं, तो उमूमन दांतों की शिकायत इतनी ज़्यादा नहीं होती उन लोगों में। ये होती है उन लोगों में जो बैड हैबिट्स की आदतें होती हैं, दांत साफ नहीं किया, ऐसी सो गए खाना खा के। तो इन सब चीज़ों से अगर दूर रहा जाएगा और उस पर कवर किया जाएगा तो बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। सही। जब हम ओरल हेल्थ के टॉपिक पे हम क्योंकि डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो आपको पता है हमारे मुल्क में स्पेशली जो कराची का, सिंध का रीजन है, कराची का रीजन है, यहाँ पे ओरल कैंसर के और टोबैको की वजह से जो हमें डिजीज़ मसले मसाइल होते हैं, उनकी वजह से काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स जो हैं पॉपुलेशन में देखने को मिलती है और अनफॉर्चुनेटली इसकी ज़्यादा प्रिवेंशन के हवाले से काम नहीं हो रहा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, जो टोबैको है, इसकी आपने मेरे ख्याल में सिगरेट की बॉक्स देखी होगी, उस पर इन्होंने कैंसर की बाकायदा तस्वीर प्रिंट कर दी है। ठीक है, अब टोबैको च्यूइंग और टोबैको स्मोकिंग और टोबैको यूजेज किसी भी सूरत में हो सकता है, क्योंकि ये हमारी आज की चीज़ नहीं है, ये तो दुनिया के अंदर बहुत पुरानी चीज़ है कि टोबैको इस्तेमाल होता है नशे के लिए। अब उसमें कोई भी सूरत हो सकती है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे पान है, चाहे छालिया, या कोई भी चीज़ ले लें। अब उसकी हैबिचुअल ये होती है कि हमारे यहाँ काम करते हुए मेल्स में ज़्यादातर एक आदत होती है, शुरू से बिल्ट हो गई, खासतौर पर फिल्मों में हीरो को दिखाएगा सिगरेट पी रहा है, तो वहाँ से एक हैबिट आस्ता आस्ता हमारे यहाँ भी डेवलप हुई कि बस वो सिगरेट पिए और स्टाइल, ये सब चीज़ उसको प्रमोट किया गया। लेकिन जब दुनिया की आंखें खुली कि नहीं यार, इस सिगरेट स्मोकिंग को हम प्रमोट ना करें, ख़त्म वक्त में नीचे स्टिकर्स आ जाते हैं, कहीं फिल्म में सीन भी आता है तो उसमें सिगरेट पीते कि इंजरियस टू हेल्थ, तो ये बहुत देर में दुनिया जागी। वो लिखा हुआ इतना छोटा सा वो कोई समझ भी नहीं पाता, पढ़ भी नहीं पाता। लेकिन देखें, बैड हैबिट्स को हाईलाइट करना दुनिया में सबसे पहले चीज़ है। WHO भी दूसरी चीज़ है कि देखें, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं लोग, मना नहीं है, कोई भी नहीं, मोस्टली लोग पी रहे होते हैं, डॉक्टर्स पी रहे होते हैं, लेकिन देखिए उसको प्रमोट ना करें। अब वो हुआ ये कि बदकिस्मती से पिछले 2-3 डेकेड्स में जो मूवीज़ आई
जो इंग्लिश भी आई उसमें भी हीरो ने सिगरेट पकड़ा हुआ, उसने स्टाइल किया, उसको कॉपी किया गया। लेकिन उसी के इम्पैक्ट्स बच्चों पे आते हैं, यंग जनरेशन पे आते हैं। उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया, विलन है, उसने भी सिगरेट हाथ में पकड़ा हुआ है, सिगार हाथ में पकड़ा हुआ है। उस वक्त कुछ नहीं था। आपने देखा होगा किसी फिल्म में नीचे नहीं लिखा होता था कि सिगरेट। लेकिन जब इसके हैज़र्ड्स हुए दुनिया में, जाहिर सी बात है, जो जब एडवांसमेंट्स हुई हैं, रिसर्चेज हुई, उन रिसर्चों के बाद हमें पता चला कि देखें कि ये इनके इम्पैक्ट्स कितने बुरे हैं। जो कैंसर है इंतहाई तेज़ी से फैला है दुनिया में। कैंसर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई, ख़ासतौर पर ओरल कैंसर और लंग कैंसर। उसके बाद फिर जो बड़े लोग हैं, जो मतलब स्टडी करते हैं, थीसिस वगैरह बनाते हैं, उन्होंने रिसर्च करने के बाद बताया कि देखें जी, ये सबका काज एक ही है, टोबैको। अब स्मोकिंग हो गई या चिविंग हो गई, बात एक ही है, ठीक है। तो उसकी वजह से कैंसर का रेशियो जब बढ़ा तो उसके ऊपर उन्होंने फिर रिसर्च करने के बाद ये फैसला किया, लेकिन इसको डी प्रमोट करें। अब इसको हाईलाइट नहीं होना चाहिए। हीरो वगैरह अगर कहीं सिगरेट पी रहा है, मजबूरी आ जाती तो वहाँ आप उसके हाथ में सिगरेट दें, मतलब वो फैशन के तौर पर यूज़ ना हो। लेकिन अभी भी मूवीज़ में आता है, लेकिन इसको डीमोरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर इसका इम्पैक्ट आएगा अगले 50 साल के बाद। अभी तक तो हमने इसको प्रमोट किया, अब इसका इम्पैक्ट आएगा बाद में। लेकिन अभी तो ऐसा कैंसर बहुत ज़्यादा, ओरल कैंसर भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ लंग कैंसर भी, हेड एंड नेक प्लस लंग कैंसर, ब्लड कैंसर के रेशो बढ़ गया बहुत ज़्यादा तेज़ी से। पाकिस्तान में खासतौर पर हमारे यहाँ जो है कैंसर का रेशो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में सबसे आगे हैं, तो इसमें भी सबसे आगे। डायबिटीज़ में नंबर 1 और 2 के करीब पहुँच रहे हैं। तो यही यहाँ पे कैंसर के हवाले से बात हो रही थी, ओरल कैंसर की डिस्कशन हो रही थी। तो मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को एक बात और बताना चाहूँगी कि कराची का, सिंध का जो रीजन है, हमारे मुल्क में जो है 2 कैंसर्स इस वक्त जो है वो टॉप पे हैं, और पाकिस्तान पूरी दुनिया पे उन 2 कैंसर्स की लिस्ट में टॉप करता है। वन ऑफ देम इज़ ब्रेस्ट कैंसर, द अदर वन इज़ ओरल कैंसर। और ये चीज़ काफ़ी लोगों को, उसके बाद फिर हमारे पास लंग कैंसर आते हैं। सो ओरल कैंसर के जो हमारे पास इंसिडेंसेस होते हैं, दे आर अमंग द हाईएस्ट वंस इन द वर्ल्ड। और ये ऐसी चीज़ होती है कि जिसको जो है बिल्कुल निगलेक्ट किया जा रहा है तकरीबन, और इन पे जो है काफ़ी गवर्नमेंट लेवल पे, NGO लेवल पे काम होना चाहिए, जो कि टोबैको सेसेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिनमें बाकायदा काउंसलिंग की जाती है। क्योंकि टोबैको भी, जब टोबैको डिफरेंट फॉर्म्स में हम देख सकते हैं ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें हमारे पास सिगरेट अलग होती है, वेपिंग अलग होती है, एंड देन उसमें उस पर भी मैं आपसे मज़ीद जो है इस पर डिस्कशन जारी रखूँगी। लेकिन यहाँ मैं आपको लोगों को यही बताना चाह रही थी कि हमारे ओरल कैंसर के इंसिडेंसेस हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और ये अल्लाह माफ़ करे इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि एक दफ़ा जब हमारे माउथ में अगर कोई कैंसर वगैरह हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपकी माउथ की ओपनिंग क्लोज़ होती रहती है, बंद होती रहती है, और एक वक्त आता है कि आपसे मुँह भी नहीं खुल पाता, बिकॉज़ वो अंदर से जो स्किन होती है वो इतनी ज़्यादा सख्त हो चुकी होती है कि आपका मुँह ओपन ही नहीं हो पाता। और फिर पूरी या तो जॉ रिमूव करना पड़ता है, या पूरी मुंह की सर्जरी इस तरह से होती है कि इंसान या तो कभी बोल नहीं पाता, या कभी जो है वो उस तरह की अपीयरेंस नहीं आ पाती। और काफ़ी केसेस में तो 30-30, 35-35 साल साल के लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको ओरल कैंसर हो गया, और फिर पूरी ज़िंदगी जो है दे कुडंट स्पीक एंड दे कुडंट ईट। तो इट इज़ दैट डिस्ट्रक्टिव एंड इट इज़ दैट सीरियस, और इसको उसी लेवल पे सीरियस लेने की ज़रूरत है। इस पर मैं मज़ीद आपसे डिस्कशन चाहूँगी। अभी रियान साहब, मैं आपकी तरफ जो है ना थोड़ा सा, आपका मुहाफ़िज़ पाकिस्तान माशाल्लाह एक बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है, और पेट्रियाटिज़म से, मुल्क के हवाले से, और पाकिस्तान का सबसे अच्छी बात जो इनके इनिशिएटिव की है वो ये कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है ना वो पूरी दुनिया में जा रहा है, और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को नर्चर करके और उसको इन्हांस करके ये जो है कम्युनिटी की तरफ जो है आगे लेके आ रहे हैं। मिसकंसेप्शंस जो हैं उसको क्लियर करके जो है एक अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में क्रिएट करने के हवाले से ये इनका इनिशिएटिव है। तो रियान साहब, मैं चाहूँगी आप थोड़ा मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के इनिशिएटिव के बारे में बताएं। पाकिस्तान मुहाफ़िज़ जो है, ये शेवर ऑफ पाकिस्तान इसका पूरा नाम है, शेवर ऑफ पाकिस्तान, मुहाफ़िज़ पाकिस्तान। लेकिन ये सिर्फ़ इसी बुनियाद पे बनाई गई है कि मुल्क में जितनी भी हमारी नई जनरेशन है उसमें पाकिस्तान से मोहब्बत और आर्मी से मोहब्बत का उजागर करना उनके दिलों में। इसलिए कि पिछले जो हुकूमतें गुजरी हैं तो कुछ नाचाकियाँ लोगों के दिल में आर्मी के वजह से हुई हैं, जिसकी वजह से लोग आर्मी की पोस्टें भी चलाने शुरू किए और बहुत सारे मामलात किए। खैर, मगर हम जिस प्लेटफार्म पर इस टाइम अभी काम कर रहे हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट जाता है
वो हमारे डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा नवीद बैस को साहब हैं, जिन्होंने भरपूर मेहनत करके इस इदारे को मुनज़्ज़म किया और उसे लेके चल रहे हैं। हमारा जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद के अंदर है और कराची के अंदर हमारा जो मरकज़ी ऑफिस है वो हमारा नाज़माबाद के अंदर है, जिसको हमारे डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा नवीद बैग डील कर रहे हैं यहाँ से। और हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं जो अपने अपने इलाक़ों में फ़लाई काम, असल में हमारी जो बेसिक है वो फ़लाई काम की तरफ ज़्यादा है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, आवाम की जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। इसलिए कि हुकूमती तौर पे तकरीबन मैं जहाँ तक समझता हूँ तो 10-12-15 साल हो गए कोई तरक्याती काम अभी तक हमारे शहर में नहीं हुआ। जो पुराने काम हुए हुए थे उसी पे हम चल रहे हैं और अभी भी कोई रोड टूट जाती है तो उस पे हम हमारी ज़बान में कहते हैं चेपी लगाना, तो वो हम रोड पे चेपी लगाते हैं और बस रोड चल जाती है। कुछ टाइम वो चलती है फिर ख़राब हो जाती है। तो हम यहाँ तक तो अभी नहीं पहुँचे कि हम रोड बना सकें, मगर हम यहाँ तक ज़रूर पहुँच गए सिरो पाकिस्तान के प्लेटफार्म से कि आवाम के अगर कोई मसाइल ज़ाती हैं या कोई इलाकाई मामला है, पानी का है, बिजली का है या गैस का है, कोई मामला है, वो हमारे अगर कारकुनान हैं, हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जैसे कि औरंगी टाउन के अंदर हमारे काशिफ कादरी साहब होते हैं, आरिफ भाई होते हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद में शर्जील साहब होते हैं, तो वो इस मामले को डील करें। बीच में भी पार्क का एक मसला हुआ था जो शर्जील भाई ने हल किया माशाल्लाह से, और काफ़ी टाइम से वो वज़ू खाना ख़राब था। तो ये जो मसाइल है ना इलाकों में वो हम करने को तैयार हैं गैर सियासी तौर पे। हमारी किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है और नाम ताल्लुक़ रखना चाहते हैं हम, तो सिर्फ़ और सिर्फ इस श्योर पाकिस्तान की प्लेटफार्म से सिर्फ चाहते हैं ये कि लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करें और पाकिस्तान की आर्मी से मोहब्बत करें। वो जो है ना कि नेगेटिव को देखने की कोशिश नहीं करें। देखिए हर जगह नेगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे घर के अंदर ही मेरा छोटा भाई ख़राब होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको गलत कहना शुरू कर दें। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और हमारी आर्मी बहुत अच्छी है, इसके अलावा हमारा कोई दो राय नहीं है। ये हमारा सिर्फ पाकिस्तान का सियासी तंजीम है, काफ़ी कम्युनिटी वर्क इन्होंने किया माशाल्लाह से। काफ़ी जो जैसे इन्होंने अभी बताया, इन्होंने काफ़ी जो है वो कम्युनिटी सर्विस इन्होंने वर्क किया है, वज़ू खाने का जैसे आपने बताया। इसके अलावा भी बहुत से काम है। औरंगी टाउन के अंदर बहुत सारे मसाइल हुए जो काशिफ अख्तर कादरी साहब हैं जिन्होंने इस मसाइल को लोगों के हल किया है। इसके अलावा रमीज़ का भाई हैं हमारे, उन्होंने भी बहुत सारे अपने इलाके के मसाइल हल करना है। असल में हमने ये काम ज़रूर करना है। असल में हमने आवाम की खिदमत करनी है तो काम होगा, अगर आपके आवाम की खिदमत नहीं करनी तो बेकार है। बिल्कुल, आवाम की खिदमत इनका जो है इनिशिएटिव है, इनके इनिशिएटिव का मंशूर है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूँ आपकी मेज़बान नूरिश खान। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी काफ़ी डिस्कशन हो रही थी मुहाफ़िज़ पाकिस्तान के हवाले से, रेहान साहब ने बताया। दैन उसके बाद डॉक्टर तारिक से हमारी काफ़ी ओरल कैंसर के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुईद हामिद साहब ने और काफ़ी इनका एक वर्सेटाइल कंट्रीब्यूशंस हैं अगेन कम्युनिटी की तरफ भी और पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में। अगर मैं इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करूँ तो ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सोशल डेवलपमेंट फोरम से इनका उनमें काफ़ी इनकी प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। यूथ पार्लियामेंट के एडवाइजरी बोर्ड में जो हैं ये यूथ पार्लियामेंट के एडवाइजरी बोर्ड में होते हैं। एंड देन ये टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंट भी हैं, तो आईटी के सेक्टर से भी जो है इनका काफ़ी ताल्लुक है। विद सच अ वर्सेटाइल बैकग्राउंड सर, आई एम लाइक क्यूरियस टू हियर मोर अबाउट यू। मुईद हामिद सर, कैसे मिजाज आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन दिस शो। आई नो यू आर वेरी बिजी, लेकिन आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया तो उसके लिए थैंक यू। तो आई वुड लव टू हेयर मोर अबाउट योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। हमारे नाज़रीन को भी मैं चाहूँगी कि बताएं, बिकॉज माशाल्लाह से यू हैव सच अ वंडरफुल पोर्टफोलियो। बस कैरियर प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ सोशल फोरम को मैंने स्टार्ट किया था, तकरीबन ये 2013 की बात है। जो एक गैप नज़र आया यूथ में, तो उसको फिल करने के लिए सोशल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करी। मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ मीरपुर खास से है और मीरपुर खास से ही मीरपुर खास यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक फ़ोरम स्टार्ट किया था। और उसमें जो एक कमी महसूस हुई थी कि यूथ लादी बातें, अभी तो बहुत हम लोग आगे आ चुके हैं आईटी सेक्टर में भी, एआई में भी, लेकिन उस वक्त में यूथ को गाइडलाइंस की ज़रूरत होती थी। और वो चीज़ें जो हमने अपने जो मेरी अपनी टीम थी या हमारी जो बोर्ड था, सीओसी मेंबर्स थे,
जो हमने महसूस किया कि जो हमें कमी महसूस हुई या हमें किसी ने गाइड नहीं किया या हमें गाइडलाइंस नहीं मिली, तो हमने एक ऐसा फोरम यूथ को दिया कि हम वहाँ से उन लोगों को गाइड कर सकें फॉर प्रोफेशनल लाइफ। और लादी बातें, हार्ड स्किल तो यूनिवर्सिटी सिखा देती हैं, लेकिन जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स हर जगह बात नहीं होती, ना सिखाई जाती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स के लिए हमने मेहनत शुरू करी, हमने जो है वो लेक्चर्स देना शुरू करे, कॉन्फ्रेंस करना शुरू करी। अभी परसों ही हमने एक फ़िक्र हुसैन के नाम से एक कॉन्फ्रेंस की है और वो माशरे से बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस गई, जिसमें जो है वो हमारे मेहमान थे रेहान हाशमी साहब, डॉक्टर सरवत वो आई थी। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ मैं करवाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है वो हमारे साथ अटैच हो और जो भी हम उनके लिए कर सकते हैं वो करें। तमाम लोग, लादी बातें, हम अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से हम लोग मिलते हैं और एक कारवां बनता चला जाता है। पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में तो हर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम सोसाइटी को क्या दें, क्योंकि सोसाइटी ने हमें दे दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने किया शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ नवाजा है। लेकिन अब बात वो ये कि हम दें भी तो सही ना, तो सोसाइटी को देने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। अपने वक्त में से लादी बातें, हमारा एक कैरियर है और मैं खुद एक जगह जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने भी जाता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मंथ में जो है वो एक किसी ना किसी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी यूथ से जाके बात करूँ। लोगों, लेक्चर तो नहीं कहेंगे, बेसिकली वो बात करना होता है, उनको मोटिवेट करना होता है, उनसे सीखना भी होता है और उनको बताना भी होता है। जो कमी जो हम में रह गई वो भी बतानी होती है और जो उनमें कमी है उसको भी उजागर करना होता है, ताकि हम एक अच्छे जगह, अच्छे तौर पे काम कर सके सोसाइटी के लिए। बिल्कुल सही आपने बात की कि यूथ को जो है वो एम्पावर करने की। अच्छा, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूथ का रोल कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं? डेवलपमेंट, अगर कोई भी कंट्री जो है वो तरक्की अपने यूथ की बेस पर ही करती है, क्योंकि नौजवानों के पास पावर भी होता है और लादी बातें उनमें एफर्ट करने की एक जुस्तजू होती है, वो काम कर सकते हैं। हमें सीनियर लोगों से गाइडलाइंस मिलती है, जो भी सीनियर्स हैं, एक वक्त बाद हम भी सीनियर हो जाएंगे, हमारे फिर आगे यूथ चलेगी, लेकिन यूथ के पास जो एनर्जी होती है, जो वर्क पावर होता है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रही होती है, वो आपको सीनियर से या आपको एक एज में जाके वो आप नहीं कर सकते। तो यूथ के अंदर वो बिला मकसद के वो काम कर रहे होते हैं। यूथ के पास वो सोच नहीं होती कि उसको सिर्फ अपने आप को बनाना है। वो जब निकलता है या सोसाइटी में आता है तो उसका पहला मोटिव ये होता है कि मैं क्या दूं, मैं क्या करूं। उसको वो एक पावरफुल होता है, उसको बस ये होता है कि मैं कुछ अच्छा कर लूं। वो अभी सोसाइटी के हाथों जो है वो यूज़ नहीं हुआ होता, वो सोसाइटी के चीज़ों को अप एंड डाउन्स को नहीं देखा हुआ होता, तो वो बिल्कुल फ्रेश होता है। सिर्फ उसका एक मोटिव होता है कि मैं क्या दूं। तो यूथ जितनी भी है, अगर आप किसी भी सोसाइटी की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, तो यूथ ही वो फोरम है जो अपने मुल्क को आगे लेकर जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी पे हो, चाहे वो उनकी कोई सी भी स्किल्स हो। यूथ ही अपने मुल्क को जो है वो आगे लेकर जाती है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास एक यूथ का बहुत बड़ा फोरम है कि वो यूथ अगर प्रॉपर और सही मायनों में इस्तेमाल हो तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर सकता है। लेकिन मकसद यही है कि उस यूथ को आगे कैसे लेकर आया जाए, या वो यूथ आगे कैसे आएगी। अगर यही यूथ हमारे जो है वो ऐवानों में जाके बैठे हैं, यही यूथ जो है हमारे जो है वो पॉलिटिकल जाके भेजें, जो डिसीजन टेकिंग है, या टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट्स में वो यूथ जाए जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, जिसकी सोच काम करना है, जिसकी सोच जो है वो अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है। तो मेरे ख्याल से कि हम बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की यहाँ पे, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे पॉइंट रेस किया कि मेरिट पे जो है वो होना चाहिए। और ज़ाहिर बात है जब मेरिट पे चीज़ें होती हैं और प्रोसीजर्स होते हैं तो फिर हमें एक फ्रूटफुल उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी, ब्रेक से पहले हम ओरल कैंसर के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे। तो जब हम ओरल कैंसर के हवाले से बात करें, सिगरेट काफ़ी कॉमन है हमारे सोसाइटी में, और जब हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि नो सिगरेट छोड़ दो, तो आजकल हम यूथ में बहुत कॉमन देख रहे हैं कि वेपिंग जो है शुरू कर दी है। और वेपिंग की वजह से वो समझते हैं कि वेपिंग नुकसानदेह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उसका नुकसान। तो आप इसके बारे में मैं चाहूँगी कि जी, अच्छा टॉपिक आपने इशू किया। देखें, वेप के बारे में कुछ अर्से तक नेट पे भी, लोगों में भी, सोसाइटी में भी एक कॉन्सेप्ट आ गया था, भाई सिगरेट छोड़ दें, वेप शुरू कर दें, इट इज़ सेफ़र। और इट इज़ सेफ़र को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया कि यूथ हमारी इसकी लपेट में आई।
और उनके जो बड़े थे उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं है, इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ होता है। मगर जब इसके ऊपर बाकायदा मतलब डिटेल रिपोर्ट्स वगैरह आना शुरू, क्योंकि ये इतनी रिलेटिवली इतनी पुरानी चीज़ नहीं है, रिसेंट पास्ट में आई है, तो इसके ऊपर जो थीसिस आए, जो रिसर्च हुई, उसमें यही पता लगा एज डेंजरस एज सिगरेट, बल्कि मोर डेंजरस, क्योंकि सिगरेट का पैकेट लेने के लिए आपको ख़त्म हो जाए तो बार बार जाना पड़ता है, इसको आप चार्ज करके वहीं से फिर शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये नहीं कि आपको जाके वेब का कुछ लेकर आना, हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है, स्टोर कर सकते हैं इजीली। सिगरेट ख़त्म हो जाएगी तो आप रुक जाएंगे, फिर जाके नया पैकेट लेकर आएंगे। तो इसके अंदर चेन है, उसके अंदर आप चेन स्मोकिंग में जो लोग होते हैं वो तो खैर पैकेट्स भी रखते हैं, लेकिन जो वेप है इसके हैजर्ड्स उतने ही हैं जितने स्मोकिंग के, बल्कि मोर डेंजरस है, क्योंकि ये हमारे यूथ में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ। साइलेंट किलर के तौर पे आप समझते हैं? साइलेंट किलर भी समझ लें, स्वीट किलर कह लें इसको। तो अब चीज़ ये है कि इससे दूर कैसे रखा जाए। मेरे ख्याल से अभी लास्ट टाइम मैं देख रहा था न्यूज़ में कहीं इसके ऊपर बैन लगा चुकी है गवर्नमेंट और इसको बैन कर दिया गया, लेकिन हमारे आपको पता है बैन का क्या असर होता है, तो वो लगा तो जो है इम्पोज कर दिया जाता है, बस उसको रिलेटिवली नज़र नहीं आता। लेकिन हमें अब चाहिए कि कम से कम लोगों को इसके नुकसान के बारे में बताया जाए और उसको सेफ़ ना समझा जाए। अभी तक बहुत सारे यंग जनरेशन में और उनके पेरेंट्स में भी ये है कि इट इज़ सेफ़, ये बड़े अरसे तक चलता रहा है, शायद आपको भी इसकी नॉलेज होगी कि इट इज़ सेफ कहा जाता था, बट एज मच डेंजरस एज सिगरेट स्मोकिंग एंड अदर टोबैकोस। तो सारी बात यह कि हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें कि इट इज़ नॉट सेफ और उतना ही कैंसरस काजिंग है जैसे सिगरेट है। सही, तो उतना ही मतलब नुकसान करता है और उतना ही उसको आप वही समझेंगे सेम टू सिगरेट, सेम एज सिगरेट। अच्छा, एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से वो है कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में, जेनेटिक इश्यूज और जेनेटिक डिजीजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आधे लोगों को, बल्कि आधे क्या मैं तो कहूँगी 85% पॉपुलेशन को तो पता भी नहीं है कि जेनेटिक, एक्सेप्ट फॉर मे बी डाउन सिंड्रोम, शायद ही किसी को पता हो कि एल्बिनिज्म क्या है, शायद ही किसी को पता हो कि सिकल सेल एनीमिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो हो जाती हैं, देन लोग फिर बौखला जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि कितनी ज़रूरी है जेनेटिक टेस्टिंग इंट्रोड्यूस करना हेल्थ केयर सेक्टर में और जेनेटिक डिजीज़ के हवाले से अवेयरनेस होना। देखिए, इसकी अवेयरनेस ऐसी है कि हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत कॉमन है कि डॉक्टर को पेशेंट को ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसको है क्या। सबसे बड़ी चीज़ देखें, एक मैं आपको बीमारी बताऊंगा, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। आपने शायद इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हमारी मेडिकल में भी एक बहुत सारी, उनमें से एक मैंने एग्जांपल दिया आपको। अब वो ऐसी कि रेयर डिजीज़ेज होती हैं। अब जेनेटिक्स भी पहले बहुत रेयर होती थी, अब खाली इतनी कॉमन अभी भी नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स में जैसे अब मैंने इमोटाइल सिंड्रोम बताया आपको। अब इस बीमारी में क्या होता है कि आपके जो सीलिया होते हैं हमारे सांस की नाली में एक बारीक बारीक बाल से होते हैं। वो बाल क्या करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ मतलब रॉन्ग वे में अंदर जा रही होती है, जैसे हमें खांसी आती है तो वो उसको सीलिया बाहर की तरफ फेंकते हैं, जैसे बलगम आ जाता है तो वो सीलिया इमोटाइल हो जाते हैं, वो काम नहीं करते, तो उसका बलगम बाहर नहीं आ पाता, तो उसको बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है और उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको इम्पोटेंसी हो जाती है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए हमें पूरा उसका जेनेटिक्स देखनी पड़ती है कि इसको ये कैसे हुआ, पैदाइशी होता है। तो ऐसी बीमारियां जो बहुत रेयर होती हैं, तो वो लोग तो जनरल बीमारियों के, डायबिटीज़ के बारे में इतनी मिथ्स फैली हुई है, हाइपरटेंशन के बारे में इतनी मिथ्स फैली हुई है, तो जेनेटिक्स के बारे में पेशेंट को समझाना वेरी डिफिकल्ट। और फिर काफ़ी ज़्यादा इसमें कल्चरल कॉन्ट्रडिक्शंस भी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि आप पेशेंट को उसकी लेवल पे जाके समझाना पड़ता है। पर सर जल्दी से हमारे पास क्योंकि 1-2 मिनट ही हैं, तो मैं चाहूँगी कि जल्दी से एक तो आप थोड़ा सा इस पर बता दें कि जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से हुकूमत क्या कर सकती है। देखिए, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जो कज़न मैरिज होती हैं उसमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब कज़न मैरिज हमारे यहाँ पहले बहुत था, अब लोग करवा लेते हैं एक टेस्ट के भाई हम कज़न मैरिज कर रहे हैं, प्लीज़ हमारा ब्लड टेस्ट कर दें। अगर वो टेस्ट करवा लेते तो एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। बल्कि मैंने तो पिछले दिनों सुना था कि शायद निकाह फॉर्म में भी एक खाना उन्होंने रख दिया है कि पहले आप टेस्ट करवाइए फिर शादी करें, लेकिन मेरे ख्याल इस पर भी अमल नहीं होता। अमल नहीं होता क्योंकि देखें, एक बहुत बड़ी बीमारी, मेरे कई पेशेंट्स हैं उनके बच्चों को ब्लड लग रहा होता है हर महीने, तो उस लाइफ टाइम उसके लिए परेशानी हो रही होती है। तो अब अगर वो शुरू में थोड़ी सी प्रिकॉशंस लें तो इससे बच सकते हैं। बिल्कुल, प्रिकॉशंस लें और जेनेटिक टेस्टिंग के हवाले से अगर थोड़ी सी हमारे मुल्क में और ज़्यादा अच्छी लेजिस्लेशन हो तो इस पर अच्छा काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम जो हमें दिया। रेहान साहब और मोहित साहब, आपसे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद भी डिस्कशन जारी रहेगी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।